CSS लाखों लोगों का ख्वाब है। मेरे अंदाज़े के मुताबिक हर साल तकरीबन 2-2.5 लाख स्टूडेंट्स जो होते हैं वो ये सोचते हैं कि उन्होंने CSS का एग्ज़ाम देना है। उनमें से कोई 1 लाख ऐसे होते हैं जो CSS की कोई किताब भी ख़रीद लेते हैं या इस नीयत से डॉन न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं या अपने थॉट्स को या अपने प्लान्स के अंदर एक एक्टिवली CSS को एक पार्ट बना लेते हैं। उसके बाद जो अप्लाई करने वाले हैं वो तकरीबन 40,000 के करीब लोग होते हैं जो अप्लाई करते हैं या एप्लीकेशन प्रोसेस तक जाते हैं और अप्लाई नहीं कर पाते। लेकिन ये क्या होता है कि जब CSS का फाइनल रिज़ल्ट आता है तो सिर्फ 200 to 250 लोग ऐसे होते हैं जो पास करते हैं, सिविल सर्विसेज एकेडमी में जाते हैं और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को 1-2 साल के ट्रेनिंग के बाद परफॉर्म करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इस वीडियो में मैं ये आपको बताऊंगा कि वो 2-2.5 लाख लोग जो हैं वो किस तरह की गलतियां करते हैं जो ये 200 या 250 लोग नहीं करते और CSS कर पाते हैं। तो रीज़न्स टू फेल इन CSS जो है इस वीडियो का मौजू है। चलें विदाउट एनी फर्दर एडू मैं आपको ये बताना स्टार्ट करता हूँ कि वो 5 गलतियाँ कौन सी हैं जो CSS पास करने वाले लोग नहीं करते और जो CSS पास ना करने वाले लोग बड़ी शिद्दत के साथ करते हैं। तो सबसे पहली जो गलती है वो ये है कि वो कंसिस्टेंट नहीं रहते। अब कंसिस्टेंसी कैसे रखी जाए, उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी एज को देखें कि क्या उसके अंदर आप तीनों अटैम्प्ट CSS की दे सकते हैं और तीनों PMS की अटैम्प्ट्स दे सकते हैं या जितनी भी दे सकते हैं उनको अपने सामने रखें और ये सोचें कि मैंने हर साल आने वाले CSS एग्ज़ाम में बैठना है और हर साल आने वाले PMS एग्ज़ाम में भी बैठना है। तो यानी कि आपके पास टोटल 6 अटैम्प्ट्स हैं और अगर आप LLB की डिग्री रखते हैं तो आप जुडिशरी के भी 3 एग्ज़ाम्स को बीच में इंक्लूड कर लें तो आपके पास टोटल 9 अटैम्प्ट्स हो जाएंगी सिविल सर्विसेज या जुडिशरी में जाने की। तो ये सबसे पहले जब आप CSS की तैयारी स्टार्ट करें तो ये प्लान चाक आउट कर लें कि ये 9 अटैम्प्ट्स या ये 6 अटैम्प्ट्स या आपकी एज के हिसाब से जितनी भी अटैम्प्ट्स हैं वो आपने सारी देनी है, हर साल देनी है, विदाउट एनी पॉज देनी है तो और कंसिस्टेंट रह के देनी है। अब आपके सामने अपने 3-4-5-6 सालों का प्लान आ जाएगा कि CSS दिया, फिर PMS अनाउंस हुआ, PMS दिया, फिर दोबारा CSS दिया, फिर PMS, फिर CSS, फिर PMS। तो हमारे साथ सिविल सर्विसेज एकेडमी में बहुत सारे दोस्त ऐसे थे जो अपनी 5वीं या 6ठी अटैम्प्ट में कोई ना कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम पास कर चुके थे। या तो वो PMS ऑफिसर बन गए थे या वो CSS ऑफिसर बन गए थे या अगर उन्होंने LLB की हुई थी तो वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट बन गए थे। तो ये चीज़ आपने अपने जहन में रखनी है कि आपने सारी अटैम्प्ट्स देनी है और टाइम वेस्ट नहीं करना। आमतौर पर स्टूडेंट क्या करते हैं कि वो ये कहते हैं कि पहली अटैम्प्ट जो है वो तो ट्राई बॉल है, ट्राई बॉल जो है उसके अंदर आउट हो जो ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये सबसे बड़ी गलती है। CSS की 3 अटैम्प्ट्स हैं, PMS की 3 अटैम्प्ट्स हैं, उनमें से एक अटैम्प्ट ट्राई बॉल के तौर पे ज़ाया कर देना जो है वो कोई अच्छी बात नहीं। तो आपको ये चाहिए कि आप हर अटैम्प्ट की उसी तरीके से तैयारी करेंगे, ये आपकी आखिरी अटैम्प्ट है और साथ साथ आपके जहन में हो कि मैंने CSS या PMS की सारी अटैम्प्ट्स देनी हैं जब भी मुझे मौका मिलेगा, जितनी मेरी एज होगी और हर साल देनी है। तो इसके लिए आपको अपना टाइम टेबल बनाना पड़ेगा कि फ़र्स्ट अटैम्प्ट की तैयारी मैंने कैसे करनी है और इस तरीके से करनी है कि मैंने पास करना है। डेली मैं क्या करूँगा, 3 माह के अंदर मैं कहाँ खड़ा हूँगा, 1 मंथ के अंदर मेरी तैयारी कितनी होगी, हर वीकेंड पे मैंने अपना एनालिसिस कैसे करना है कि मैंने क्या पढ़ा है और क्या नहीं पढ़ा। तो इस चीज़ को आप सिर्फ एक टाइम टेबल के साथ ही सही कर सकते हैं। मैं भी अपना टाइम टेबल बनाता था, सुबह उठ के भी बनाता था कि आज मैंने ये काम करना है, हर मंडे को बनाता था कि इस हफ्ते मैंने ये काम करना है, हर मंथ के फर्स्ट वीक में बनाता था कि इस महीने मैंने ये काम करना है और एक लॉन्ग टर्म का टाइम टेबल मैंने तैयारी के स्टार्ट में बनाया था कि 6 माह या 8 माह के अंदर जो तैयारी करनी है उसमें मैंने क्या करना है। तो बहुत सारे लोग मुझसे ये पूछते हैं कि सर आपने कितनी देर में CSS का एग्ज़ाम पास किया। तो मैंने 6 to 8 मंथ्स की तैयारी थी और फर्स्ट अटैम्प्ट थी उसमें CSS का एग्ज़ाम पास कर लिया था और उसके बाद मैंने कोई अटैम्प्ट नहीं दी और PMS की अटैम्प्ट भी उस दौरान नहीं आई इसलिए मैंने वो भी नहीं दी। लेकिन मेरी तैयारी ये थी कि मैं PMS एग्ज़ाम भी उसमें भी बैठूंगा, उसमें उसको भी पास करने की कोशिश करूँगा।
तो ये टाइम टेबल का ही करिश्मा था कि उसकी वजह से मैं कंसिस्टेंट रहा। मुझे पता होता था कि इस हफ़्ते मैंने क्या करना है, अगले हफ़्ते क्या करना है। और अगर किसी हफ़्ते थोड़ी सी मेंटल लिथार्जी की वजह से, थोड़ी सी स्लैकीनेस की वजह से मैं कुछ कर नहीं पाता था, तो उससे अगले हफ़्ते मुझे थोड़ा सा एहसास होता था कि मैंने अपना टाइम ज़ाया कर लिया है। लेकिन अगर आपने ये भी सोचा हुआ है कि अटैम्प्ट भी मैंने ट्राई बॉल के तौर पे देनी है और देनी भी अगले साल नहीं है, 2 साल बाद देनी है, और टाइम टेबल भी कोई नहीं बनाना, तो आपको एहसास ही नहीं होगा कि आपने कोई टाइम वेस्ट किया है। दूसरी चीज़ ये है कंसिस्टेंसी के अंदर कि आप अपना मुख्तलिफ़ चीज़ों के अंदर टाइम वेस्ट करते हैं। आप ये कहते हैं कि जी मैं अपने वालिद साहब की दुकान पे भी बैठूँगा, मैं एलएलबी भी साथ साथ करता जाऊँगा और मैं सीएसएस की तैयारी भी करूँगा, जो पहले हो गया, जो चल गया उसे कर लूँगा। तो ये सबसे बड़ी गलती है। सीएसएस करना है तो सिर्फ सीएसएस करना है। अगर माली हालात अच्छे नहीं हैं तो जॉब के साथ सीएसएस कर लें। उसको करने का तरीका भी मैंने बताया हुआ है और आई बटन में आपको वीडियो भी नज़र आ रही है। अगर आपके माली हालात बेहतर हैं, आपकी फैमिली अफोर्ड कर सकती है, तो आप नौकरी छोड़कर सीएसएस करें। मुझे भी जॉब छोड़नी पड़ी थी और मैंने 6 to 8 मंथ्स लग के तैयारी की थी, नोट्स बनाए थे, 3 4 5 बार रिवीजन की थी और मैं सीएसएस एग्ज़ाम में बैठ गया था। उसके बाद जो दिल किया मैंने किया, जो किताबें पढ़ने का दिल किया वो पढ़ी, जो काम करने का दिल किया वो किया, लेकिन सीएसएस की तैयारी के दौरान कुछ नहीं किया। तो अगर फाइनेंशियली आप स्टेबल हैं तो आपको इस ऑप्शन को ज़रूर सामने रखना पड़ेगा कि आप सब कुछ छोड़ के तैयारी करें। कंसिस्टेंसी जो तीसरी चीज़ लेके आती है वो सेल्फ़ कॉन्फिडेंस होता है। आपको पता चलता है कि क्योंकि मैं डेली तैयारी कर रहा हूँ तो मैं एग्ज़ाम वाली नाइट तक अच्छे तरीके से तैयार होके जाऊँगा। लेकिन अगर आप 1 महीना पढ़ रहे हैं, 1 महीना कुछ और कर रहे हैं, फिर दोबारा पढ़ना स्टार्ट हो गए हैं, तो आपको कॉन्फिडेंस कभी नहीं आएगा। जो दूसरी सबसे अहम मिस्टेक होती है सीएसएस की तैयारी के दौरान, वो ये होती है कि आप लोग स्मार्ट रीडिंग नहीं करते। स्मार्ट रीडिंग ये होती है कि आप चीज़ों को तेज़ी से पढ़ें। अगर आपको कोई चीज़ पहले से आती है तो उसको दोबारा ना पढ़ें। हमारे बहुत सारे दोस्त कोई हफ़्ता 10 दिन लगाकर एक किताब ख़त्म करते हैं और उसमें से आधी से ज़्यादा जो चीज़ें होती हैं वो उन्हें पहले ही पता होती हैं, लेकिन वो फिर उसको पढ़ते हैं क्योंकि उसको पढ़ने में उन्हें मज़ा आ रहा होता है। तो हमने सीएसएस का एग्ज़ाम पास करना है, मज़ा लेने के लिए हमारे पास बहुत सारा टाइम बाद में भी होगा। खुद मैंने भी ये किया था कि सीएसएस की तैयारी के दौरान हर बुक के सिर्फ वो चैप्टर्स पढ़े थे जो मेरे लिए नए थे। जो पुराने थे उन्हें मैंने रख लिया और सीएसएस के रिटन एग्ज़ाम के बाद मैंने अच्छे तरीके से वो पूरी किताबें पढ़ी। तो आपने स्मार्ट रीडिंग करनी है। अगर आप स्मार्ट रीडिंग कर लेंगे तो आप पहले ही अटैम्प्ट में भी सीएसएस पास कर सकते हैं। और अगर आपसे ये काम ना हुआ तो शायद आप बहुत ज़्यादा पढ़ लेंगे लेकिन सीएसएस एग्ज़ाम में बैठने के काबिल नहीं होंगे। थर्ड थिंग जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और जो बहुत सारे लोग भूल जाते हैं और फेल हो जाते हैं, वो ये है कि आपने क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटीज़ अपने अंदर जो है वो क्रिएट करनी है। वो किस तरीके से पॉलिश की जा सकती हैं, किस तरीके से क्रिएट की जा सकती हैं, वो यही है कि आप सबसे पहले जो भी चीज़ पढ़ें उसे अच्छे तरीके से एनालाइज़ करें, पूछें कि ये ऐसा क्यों हुआ, फिर अपनी दूसरी पढ़ी हुई चीज़ों के साथ कंपेयर करें और उसके बाद आप फोरकास्टिंग करना सीखें। तो क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर मैंने सेपरेटली एक बहुत ही डिटेल्ड वीडियो बनाई है जिसका लिंक आपको नज़र आ रहा होगा। तो अगर आप उसे देखेंगे तो आप अपनी क्रिटिकल थिंकिंग को बेहतर कर पाएंगे। अगर आपने वैसे जानना हो कि वो कैसे बेहतर होती है या कोई किताब उससे रिलेटेड आप जानना चाहें तो द आर्ट ऑफ थिंकिंग क्लियरली एक बड़ी ज़बरदस्त किताब है, वो आप पढ़ें तो आपको चीज़ें पता चल जाएंगी। लेकिन अगर आप वो वाली वीडियो देख लेंगे तो वो सारी चीज़ें आपको उस वीडियो में भी मिल जाएंगी। जो फोर्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग होती है वो ये होती है कि लोगों की इंग्लिश बेहतर नहीं होती। अब इंग्लिश कैसे बेहतर की जाए, ये एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट होता है। इंग्लिश को बेहतर करने के लिए क्या भारी भारी वर्बोसिटी आप यूज़ करेंगे, बम्बास्टिक वोकेबलरी यूज़ करेंगे, या फिर इंग्लिश सादा और सिंपल वर्ड्स के साथ और आसान टेंसेस के साथ भी लिखी जा सकती है। क्या ऐसे जो है वो उसे तैयार करने के लिए आपको कोई मोटी मोटी किताबें पढ़नी पड़ेंगी, या फिर आप अपने ऑलरेडी अवेलेबल नॉलेज से भी ऐसे लिख सकते हैं, ये भी आपको जानना होगा। इंग्लिश ग्रामर के अंदर मुख्तलिफ कंपोनेंट्स हैं, टेंसेस हैं, प्रेसी है, ट्रांसलेशन है, कॉम्प्रीहेंशन है, सेंटेंस करेक्शन है, ये सब चीज़ें कैसे दुरुस्त होंगी। तो इन सब चीज़ों के लिए मैंने सेपरेट वीडियोस बनाई हुई हैं। ऐसे के लिए एक अलग वीडियो बनाई हुई है, प्रेसी के लिए अलग वीडियो बनाई हुई है। इन सब चीज़ों की प्लेलिस्ट जो है ये आपको शो हो रही होगी। तो होपफुली आप अपनी इंग्लिश बेहतर करेंगे और सीएसएस में फ़ेल होने वाले लोगों में से निकलकर उन लोगों में शामिल होंगे जो लोग सीएसएस एग्ज़ाम पास करते हैं। और फिफ्थ सबसे इम्पोर्टेंट थिंग जो है वो ये है कि आपने रिवीजन करनी है या रिटेंशन करनी है।
हमारे दोस्त जो हैं वो नई नई चीज़ें आखिरी रात तक पढ़ते रहते हैं। मिसाल के तौर पे डेमोक्रेसी के लिए वो तैयारी कर रहे हैं, तो आखिरी रात तक वो कोशिश करते रहेंगे कि डेमोक्रेसी के लिए नई नई थ्योरीज़ पता चलती जाएं, डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान से रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज़ और बहुत सारी हर्डल्स आखिरी दिन तक पता चलती जाएं, कश्मीर इशू से रिलेटेड चीज़ें पता चलती जाएं। लेकिन वो ऑलरेडी अवेलेबल नॉलेज को यूज़ नहीं कर पाएंगे, वो ऑलरेडी अवेलेबल नॉलेज को अपने दिमाग के अंदर रिटेन नहीं कर पाएंगे। वो एक नई चीज़ पढ़ेंगे और पिछली 5 चीज़ें उनके दिमाग से निकल जाएंगी। तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप पेपर देने से 3-4 माह पहले नई चीज़ें पढ़ना बंद कर लें, अपनी तैयारी जो है वो एग्ज़ाम से 3-4 माह पहले ख़त्म कर दें और उसके बाद पुरानी पढ़ी हुई चीज़ों को पढ़ें। उसके बाद आप पास पेपर सॉल्व करें। अगर आपको लगता है कि कुछ चीज़ें लैग कर रही हैं तो उनके बारे में सिर्फ नई चीज़ें पढ़ें, हर चीज़ के बारे में नया ना पढ़ें। अपना सिर्फ न्यूज़पेपर साथ साथ पढ़ते जाएं और बस जो चीज़ें आपने पहले पढ़ ली हैं उनको रिटेन करें, उन्हें रिवाइज़ करें। अगर आप मुझसे पूछते हैं तो मैंने जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर इन 4 माह के अंदर नई चीज़ें पढ़ी थी, सारा कोर्स कंप्लीट किया था। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी इन 4 माह के अंदर मैंने अपना कोर्स रिवाइज़ किया था 4-5 दफ़ा और उसके बाद मैं एग्ज़ाम में गया था और मुझे जो चीज़ें मैंने पढ़ी हुई थी वो तकरीबन सारी ही याद थी। तो अगर आपने रिटेंशन करनी है तो आपको रिवीजन को अच्छा खासा टाइम देना पड़ेगा। तो ये 5 चीज़ें हैं जो हमारे बहुत सारे लोग, जो हमारे लाखों स्टूडेंट्स जो हैं नहीं करते और नतीजतन वो CSS के अंदर फ़ेल हो जाते हैं, और जो ये 5 चीज़ें कर लेते हैं वो पास हो जाते हैं।